हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। सो हमारा वन टॉपिक पेज की लेक्चर सीरीज है। वी हैव कंप्लीटेड टिल पॉलिटी और आज का हमारा जो लेक्चर है, जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नेंस पार्ट, वो सारे हमने यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश की है। So from NIA to Lokpal to CBI, prison, police reforms, DPDP Act, RTI criminalization of politics, PC Act, role of civil services in democracy, lateral entry in services and civil services reforms. So फटाफट स्टार्ट करते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। कब एस्टैब्लिश हुई? आफ्टर द इनफेमस 26/11 टेरर अटैक। एनआई एक्ट आता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट ऑफ 2008, जिसके तहत एनआईए जो है इस्टेब्लिश होता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये परफॉर्म करता है और सारे स्टेट में, यानी कि पूरी कंट्री में, विदाउट रिक्वायरिंग द स्टेट कंसेंट, अनलाइक सीबीआई, दे हैव देयर जुरिस्डिक्शन। तो यहां पे अनलाइक सीबीआई क्यों लिखा है? क्योंकि हमें पता है कि सीबीआई, ठीक है, ये कोई एजेंसी या कोई एक्ट के थ्रू डेवलप्ड एजेंसी नहीं है। इसे जो है अलग से किसी एक्ट के थ्रू पावर्स मिलते हैं। बेसिकली इट इज अ पुलिस पर्सन, ठीक है। तो ये जो है किसी भी स्टेट में अगर इन्हें कुछ भी इन्वेस्टिगेट करना है तो इन्हें उस स्टेट की कंसेंट लेनी होती है। लेकिन एनआईए को ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एनआईए जो है पूरे कंट्री में कहीं पे भी किसी भी केस में, आई मीन ऑब्वियसली जो कुछ ऑफेंसेस जो उसके अंडर में है, लाइक अफेक्टिंग सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, उसमें जो है ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है विदाउट हैविंग द स्टेट्स कंसेंट। 2019 में सर्टेन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए, ठीक है। पहले जो था शेड्यूल ऑफेंसेस थे, लाइक टेररिज्म, बॉम्ब ब्लास्ट, अटैक्स ऑन न्यूक्लियर फैसिलिटी, हाईजैकिंग, ऑफेंसेस अंडर द WMD एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी एक्ट्स, इनके अंदर जो ऑफेंसेस थे पहले वही आते थे। अब इसको थोड़ा सा वाइडन किया, यानी कि एनआईए का पावर और वाइडन अप किया। तो इसमें शेड्यूल ऑफेंसेस को एक्सपैंड किया और इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, counterfeit currency and banknotes, manufacture or sale of prohibited arms, cyber terrorism and offenses under the Explosive Substances Act of 1908, इन सबको जो है एनआईए के जुरिस्डिक्शन में लेकर आया गया। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, पहले तो एनआईए का जो पावर था वो कंट्री में रेस्ट्रिक्टेड था, लेकिन अब एनआईए को इन्वेस्टिगेट करने का पावर मिलता है उन ऑफेंसेस में जो इंडिया के बाहर कमिट हुए हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया के साथ उसका टेरिटोरियल नेक्सस है, ठीक है। तो वहां पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन एज इफ द ऑफेंस हैज अकर्ड इन इंडिया। नोडल एजेंसी, ठीक है। तो इस एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, सेंट्रल लेवल पे टेरर फंडिंग और फेक इंडियन करेंसी नोट्स के लिए जो है नोडल एजेंसीज डिक्लेयर किया गया है इनसे रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए। पावर ऑफ ऑफिस, the NIA officers hold powers equivalent to other police forces, including the search, seizure, arrest and investigation across India without needing prior state परमिशन। यानी कि जिस तरीके से सीआरपीसी में पुलिस को पावर है टू सर्च, सीज, अरेस्ट विदाउट वारंट, XYZ, वैसे ही पावर्स यहाँ पे एनआईए के ऑफिसर्स को है। एनआईए स्पेशल कोर्ट्स भी है, ठीक है। सेक्शन 11 और 22 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स कंस्टिट्यूट करने के लिए कहा है, पावर दिया गया है, ठीक है। सेक्शन 22 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स को सेशंस कोर्ट में शेड्यूल ऑफेंसेस कुछ होता है, जैसे स्पेशल कोर्ट्स होती है वो सेशंस कोर्ट के अंदर ही होती है, लेकिन स्पेशल कोर्ट्स होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी ये एम्पावर किया है कि आप जो है सेशंस कोर्ट में कुछ स्पेशल कोर्ट्स इसके लिए डेजिग्नेट कर सकते हैं। जजेस की बात करें तो सेंट्रल लेवल पे जो है चीफ जस्टिस के रिकमेंडेशन में जज यहाँ पे हाईकोर्ट लेवल के अपॉइंट होते हैं, बट ही हैज टू बी, मस्ट बी अ रैंक ऑफ सेशंस जज और एडिशनल सेशंस जज। सुप्रीम कोर्ट का 2026 का डायरेक्टिव है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को जहां पे 10 से ज्यादा एनआईए ट्रायल्स पेंडिंग है कि आप एक्सक्लूसिवली अब एनआईए कोर्ट
एस्टैब्लिश कीजिए जहां पे ये वीकली हियरिंग हो, ठीक है, किसी भी टाइप का डिले नहीं हो, और यहाँ पे जल्द से जल्द इन के अंडर में जो जो भी केसेस है उसका फैसला आए। MHA फंडिंग, ठीक है, तो यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है 1 करोड़ पर कोर्ट फॉर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस में ग्रांट देता है, एंड 1 करोड़ पर एनम फॉर रिकरिंग ग्रांट्स विच इंक्लूड्स द मेंटेनेंस ऑफ स्टाफ एंड अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, दिल्ली की अगर हम बात करें तो 16 कोर्ट से दिल्ली में, ठीक है, जो NIA के ट्रायल्स देखती है। इश्यूज, सर्टन इश्यूज भी है भाई, ठीक है। सबसे पहले फेडरलिज्म एंड कंसर्न, तो यहाँ पे जो है NIA को इतना ज्यादा पावर दिया है तो स्टेट का कंसर्न रहता है कि हमारी परमिशन के बिना हमारे सॉइल में आके इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ठीक है। एलिगेशन ऑफ पॉलिटिकल मिसयूज एंड सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, रिसोर्स कंस्ट्रेंट, सर्टनली पर्सोनल और टेक्नोलॉजी गैप्स दोनों हैं। हमारे ट्रायल कोर्ट से नॉर्मल केसेस नहीं इतने जल्दी सॉल्व हो पा रहे हैं, उसमें जस्टिस नहीं हो रहा है या जजमेंट जल्दी नहीं आ रहा है, तो NIA बड़ी चीज है। बैलेंसिंग सिविल लिबर्टीज विद नेशनल सिक्योरिटी इम्परेटिव्स, बट ऑब्वियस, एंड कोऑर्डिनेशन गैप्स बिटवीन NIA एंड द स्टेट पुलिस एजेंसीज। NIA इन्वेस्टिगेट करेगा, स्टेट पुलिस एजेंसीज कितनी हेल्पफुल होंगी नहीं होंगी, गॉड नोस, राइट। वे फॉरवर्ड, सबसे पहले तो हमारी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है, ठीक है, उनको हमें स्ट्रेंथन करना है। Expand technological capacity for cyber terrorism investigation, fill vacancies in exclusive NIA court to reduce dependency, periodic review of scheduled offenses to address emerging threats, and transparent oversight to prevent misuse of power with NIA. तो this was for NIA, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए क्योंकि 2016 का एक तो 2026 का सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑब्जर्वेशंस है, 2019 में सर्टेन जो है अमेंडमेंट्स आए हैं, सो दैट्स व्हाई NIA बिकम लिटिल इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर्स मेंस। लोकपाल एंड लोकायुक्त हमेशा न्यूज में रहते हैं, ठीक है। सो करप्शन की बात आती है, ठीक है, कोई भी स्टेट हो, कुछ भी हो, सेंटर हो या स्टेट हो, जीरो tolerance towards, just a second, corruption, ठीक है। हर देखो कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, कुछ भी, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, हमेशा ये चीज याद रखनी है कि सरकार की जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन है, ठीक है। उसी नीति को ध्यान में रखते हुए ARC ने, यानी कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने 1996 में लोकपाल को गठन करने का रिकमेंडेशन किया था, नहीं हुआ। 2011 में अन्ना हजारे जी ने एक लोकपाल मूवमेंट निकाली, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 में आया, लेकिन, ठीक है, लेकिन 2019 में, यानी कि ऑलमोस्ट आफ्टर 6 ईयर, फर्स्ट लोकपाल अपॉइंट होते हैं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, who was a retired सुप्रीम कोर्ट जज। तो रिसेंटली 2025 में वी सेलिब्रेटेड द फर्स्ट फाउंडेशन डे ऑफ लोकपाल, तो इसलिए भले 2025 में है बट न्यूज में रहता है, एज आई सेड। तो जल्दी से देखते हैं कॉम्पोजिशन, ठीक है। मैक्सिमम 8 मेंबर्स होंगे इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन। आउट ऑफ दिस हाफ विल बी द जुडिशियल मेंबर्स, मिनिमम 50% फ्रॉम SC ST OBC, माइनॉरिटीज एंड वुमेन, टर्म 5 साल का एंड अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। कमिटी में कौन लोग हैं? प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एनी पर्सन नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो इसमें सब कवर हो रहे हैं, PM, यूनियन मिनिस्टर, MPs, ग्रुप A to D पब्लिक सर्वेंट्स, officials of entities receiving government funds including the NGOs। विंग्स तो हाँ भाई, खुद का इन्वेस्टिगेटिंग एक विंग है और एक प्रोसिक्यूशन विंग भी है जो कि मैटर्स में प्रोसिक्यूट करेगा, एंड देयर विल बी स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल्स। PM जुरिसडिक्शन लिमिट, नाउ PM हाँ लोकपाल के अंडर है, लेकिन अगर PM ने कोई भी एक्ट की है विच इज ऑन द मैटर्स ऑफ इंटरनल रिलेशंस, सिक्योरिटी, atomic energy, space and inquiry requires
full bench approval with 2/3 majority for investigating PM under the Lokpal Act. Powers, इंक्वायरी कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, फुल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, सर्च एंड सीजर जस्ट लाइक पुलिस, प्रोसिक्यूशन बिफोर स्पेशल कोर्ट्स, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन दे सकते हैं, मॉनिटरिंग सीबीआई एंड सीवीसी इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो। जजेस कंट्रोवर्सी 2025। अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के एक ऑर्डर को, जहां पे हाईकोर्ट जजेस को अपने जुरिस्डिक्शन में लाने की बात की थी, वहां उसको स्टे किया, कॉलिंग द इंटरप्रिटेशन वेरी डिस्टर्बिंग एज इट थ्रेटन्स जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब लोकपाल ने ये रिकमेंडेशन किया कि भाई हाई कोर्ट जजेस को भी हमारे पर्व्यू में लाइए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारी जुडिशियल इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट है। फिर आता है बीएमडब्ल्यू टेंडर। ये एक काफी चर्चित चीज थी। अक्टूबर 2025 में पब्लिक सर्वेंट्स ने, कुछ पब्लिक सर्वेंट्स ने, मेंबर्स ने 7 BMW लग्जरी कार्स जो है रजिस्टर्ड हुई थी, ठीक है, एक नहीं अलग अलग लोगों ने। तो उस पे जो है ये मैटर जो है काफी ट्रिगर हुआ कि हाउ कम दे कैन अफोर्ड BMW लग्जरी कार, तो उससे मैटर और चर्चित में हुआ। लोकायुक्त अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया अंडर यूजिंग देयर पावर अंडर आर्टिकल 142 टू अपॉइंट अ लोकायुक्त, हाईलाइटिंग दैट स्टेट्स कैन नॉट इंडेफिनिटली डिले कंस्टिट्यूशन दिस वॉच डॉग बॉडीज। जीपीएससी की अगर हम बात करें तो गुजरात में लोकायुक्त है। रिसेंटली मई 2026 में न्यू लोकायुक्त अपॉइंट हुआ। आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, इज अ रिटायर्ड हाईकोर्ट जज ऑफ राजस्थान, जस्टिन बिरेन समथिंग द नेम, आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट नेम। तो इसलिए भी लोकायुक्त न्यूज में है, तो हमने रिसेंटली अपॉइंट किए, तो इसलिए हमारे लिए मेंस के पर्सपेक्टिव से लोकपाल लोकायुक्त जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ ड्रॉबैक्स है, सबसे पहले कि हमारे पास सुओ मोटो अथॉरिटी नहीं है, एनोनिमस कंप्लेंट से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस है, लीगल असिस्टेंस फॉर अक्यूज पब्लिक सर्वेंट्स मिल रहा है, ठीक है, फाइलिंग कंप्लेंट्स के लिए लिमिटेशन पीरियड है, एंड नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर कंप्लेंट अगेंस्ट द पीएम। तो यस, लिमिटेशन ऑफ लोकपाल आर्म फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसी के पर्सोनल पे लोकपाल लागू नहीं पड़ता है। 6 साल का ऑलरेडी डिले हो गया इन द फर्स्ट अपॉइंटमेंट। गवर्नमेंट कोऑपरेशन के ऊपर ये लोग डिपेंडेंट है फॉर द रिसोर्सेज एंड द स्टाफ। अपॉइंटमेंट कमिटी इंक्लूड्स पीएम, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा स्पीकर, तो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। एंड स्टेट लोकायुक्त इनकंसिस्टेंसी कंस्टिट्यूटेड अक्रॉस मेनी स्टेट, सारे स्टेट्स में लोकायुक्त नहीं है। वे फॉरवर्ड, सबसे पहले की अपॉइंटमेंट टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट होना चाहिए। एआई और टेक्नोलॉजी का यूज करिए फॉर द एफिशिएंट केस मैनेजमेंट, ठीक है। विसल ब्लोअर को और स्ट्रेंथन करिए टू प्रोटेक्ट द विटनेसेस। यूनिफॉर्मली मैंडेट स्टेट लेवल लोकायुक्त कि भाई अब इस तारीख तक आपके स्टेट्स में लोकायुक्त एस्टैब्लिश हो जाना चाहिए। एंड फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स फॉर करप्शन केसेस। 2023 में जीपीएससी मेंस में क्वेश्चन था, एग्जामिन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग द ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्ता। डू यू थिंक द पर्पस फॉर विच दे हैव बीन क्रिएटेड इज अचीव? डिस्कस विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पे करप्शन से रिलेटेड आपके पास जितना डेटा है, करप्शन इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है, या लेटेस्ट कन्विक्शन रेट क्या है करप्शन में, ये सारे डेटास को आप यूज कर सकते थे, ठीक है। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट आने के बाद क्या चेंजेस हुए हैं इंडिया में, किस तरीके से करप्शन कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, वॉट एवर यू थिंक, यू डेटा यू हैव, उसको आप इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते थे। 2013 में मेंस में just as Lokpal was in news, a national Lokpal, however strong it may be, cannot resolve the problems of immorality in public affairs. Certainly, कितना भी स्ट्रॉन्ग आप एक्ट लेकर आ जाओ, कितना भी ज्यादा कन्विक्शन हो जाए, लेकिन जब तक खुद एथिकल वैल्यूज ठीक नहीं होंगे, पब्लिक सर्वेंट खुद मोरली अपने प्रिंसिपल्स को नहीं समझेगा, अपनी मोरल ड्यूटीज को नहीं समझेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज इन न्यूज,
ठीक है, हर साल हर बात न्यूज में रहता है, चाहे वो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी हो या छत्तीसगढ़ हो या एनी अदर स्टेट, इट इज ऑलवेज इन न्यूज। ठीक है, तो ऑफिशियली एस्टैब्लिश ऑन 1 अप्रैल 1963, रिप्लेसिंग द स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट सेटअप इन 1941, इनको लीगल बेसिस देता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 1946। तो बेसिकली यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में सीबीआई इज अ पुलिस फोर्स। ठीक है, जो नेशन वाइड स्टेट के कंसेंट पे काम करता है, कहीं पे भी ऑपरेट करना है तो स्टेट के कंसेंट पे। अब आप सोच रहे हो कि क्यों स्टेट का कंसेंट लेना है? ठीक है, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, सो व्हाई? इसका आंसर ये है कि जो पुलिस है वो कौन से लिस्ट में आती है? लॉ एंड ऑर्डर। और लॉ एंड ऑर्डर किसका काम है? स्टेट का। स्टेट का अपना लॉ एंड ऑर्डर है, हर स्टेट की अपनी पुलिस है। तो अब दूसरे स्टेट की पुलिस को दूसरे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर के काम में इंटरफियर करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, तो परमिशन उस स्टेट की लेनी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कुछ गाइडलाइंस लेट डाउन की सीबीआई से रिलेटेड। ठीक है, जहां पे उसे पॉलिटिकल इंटरफियरेंस से इंसुलेट किया, यानी कि उसे पॉलिटिकल इंटरफियरेंस से दूर रखने का प्रयास किया थ्रू लेइंग डाउन सर्टेन गाइडलाइंस। और ये भी कहा, ये सुप्रीम कोर्ट की वर्ड है कि सीबीआई इज बेसिकली अ केज्ड पैरॉट, यानी कि पिंजरे में बंद तोता। ठीक है, दिस इज द वर्ड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉट मी। ठीक है, जनरल कंसेंट एंड डीएसपीई एक्ट, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 ऑफ डीएसपीई एक्ट, ये एक्ट कहता है कि इट एम्पावर सेंटर टू एक्सटेंड सीबीआई जुरिस्डिक्शन टू स्टेट्स। लेकिन सेक्शन 6 कहता है कि भाई उसके पहले सीबीआई को उन स्टेट्स की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रायर कंसेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस जो है वो पब्लिक ऑर्डर का पार्ट है, जो कि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है एज पर द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जनरल कंसेंट वर्सेस स्पेसिफिक कंसेंट। ठीक है, तो जनरल कंसेंट जो है ब्लैंकेट परमिशन देता है सीबीआई को टू रजिस्टर एफआईआर एंड इन्वेस्टिगेट विदाउट केस बाय केस अप्रूवल। लेकिन स्पेसिफिक कंटेंट, यानी कि आप इसी पर्टिकुलर केस के लिए सीबीआई जो है हमारे स्टेट में आके इन्वेस्टिगेट कर सकती है। जनरल कंसेंट 6 महीने के लिए दे दिया, कोई भी मैटर में इन्वेस्टिगेट करो अगर आपको पावर मिलता है तो। ठीक है, विड्रॉवल ऑफ कंसेंट, बहुत सारे स्टेट्स ने, एज आई सेड, वेस्ट बंगाल, केरला, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड कर्नाटका ने अपना जनरल कंसेंट सीबीआई को जो दिया था वो विड्रॉ कर लिया था, और रीजन दिया था कि भाई पॉलिटिकल मिसयूज कर रही है केंद्र सरकार। एक्सेप्शन, विड्रॉवल डज नॉट अफेक्ट द ऑनगोइंग केसेस। अगर कोई केस है जिसमें सीबीआई ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही है तो विड्रॉवल से उससे कोई संबंध नहीं है, फ्यूचर केसेस के लिए ये विड्रॉवल होता है। Constitutional courts like Supreme Court under Article 32, High Court under Article 226 can direct CBI to investigate bypassing Section 6 entirely। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भैया इस पर्टिकुलर केस में जो है सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, तो उनको जो है सेक्शन 6 के अंदर सरकार की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो सीबीआई के मेजर फंक्शंस क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ करप्शन केसेस, coordination of anti-corruption agencies, role as the National Central Bureau of Interpol, maintenance of crime statistic and information sharing, investigation of serious national and international crimes, enforcement of fiscal and economic laws. Challenges, as I said, caged parrot, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार जो है बहुत बार इसका मिसयूज करती है। ठीक है, मल्टीपल बॉसेस, सीबीआई के ऊपर सीवीसी भी है। ठीक है, सीबीआई को हाँ सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्शन दे रहा है, सीबीआई को केंद्र भी डायरेक्शन दे रहा है, तो बहुत सारे मालिक हैं उनके सर पे। फिर है आपका आलोक वर्मा केस 2019 में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा जी को एज अ सीबीआई डायरेक्टर रीइंस्टिगेट किया। ठीक है, रीइंस्टेट किया, लेकिन एम्फसाइज किया दैट देयर इज अ नीड फॉर इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस। क्यों? क्योंकि सीबीआई का डायरेक्टर अपॉइंट करने में भी कमिटी है, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट होता है, क्योंकि उस कमिटी में कौन है? सीजेआई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड द प्राइम मिनिस्टर। सर्टेन टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन कुछ यही है।
तो वहां पे भी अपॉइंटमेंट, आलोक वर्मा जी की अपॉइंटमेंट हुई थी, जिस पे क्वेश्चन किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई कुछ बॉडी लेकर आओ, व्यवस्थित बॉडी, इंस्टीट्यूशनल सेटअप लेके आओ कि इंडिपेंडेंस रहे सीबीआई की भी। तो सबसे पहले की इशू पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। ठीक है, बहुत बार सीबीआई को कुछ स्पेसिफिक केस में यूज किया जाता है टू इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सीबीआई के पास कोई सुओ मोटो कॉग्निजेंस पावर नहीं है, खुद से कुछ नहीं कर सकती, सरकार जो बोलेगी वही करना है। 1946 का डीएसपी एक्ट है, वो एक कॉलोनियल एरा का रूल है जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में फिट नहीं बैठता है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट है सीबीआई के पास, मैन पावर नहीं है, टेक्नोलॉजी गैप है, कोऑर्डिनेशन डिफिकल्टीज विद स्टेट एजेंसीज इन नॉन कंसेंटिंग स्टेट्स। अब मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस पर्टिकुलर मैटर में वेस्ट बंगाल में सीबीआई जो है काम करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन वेस्ट बंगाल अपना जनरल कंसेंट, स्पेसिफिक कंसेंट कुछ नहीं दिया, उन्होंने सब निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, सीबीआई 4 पुलिस ऑफिसर को लेके तो पहुंच जाएगी, लेकिन स्टेट पुलिस फोर्स से जो एक्टिव कोऑपरेशन चाहिए वो उनको नहीं मिलेगा। तो ये एक उसका ड्रॉबैक है। ठीक है, रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो फिक्स टेन्योर सीबीआई का बहुत जरूरी है। सीबीआई का डायरेक्टर का एक आर्बिट्ररी रिमूवल नहीं होना चाहिए, आर्बिट्ररी अपॉइंटमेंट भी नहीं होना चाहिए, फेयरनेस लानी चाहिए। इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमिटी लाइए जुडिशरी के हेल्प से इन द सिलेक्शन ऑफ द पर्सन ऑफ डायरेक्टर। डीएसपी एक्ट को रिप्लेस करिए विद न्यू स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर सीबीआई। सीबीआई को भी अब एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दो, उसके पावर सब कुछ कोडिफाई करने की जरूरत है। ट्रांसपेरेंट विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म विद इन द एजेंसी इटसेल्फ एंड पीरियोडिक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। कितना इन्वेस्टिगेशन किया है, कितना सक्सेस रेशियो आया है। सीबीआई बहुत बड़ी एजेंसी है और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस में सीबीआई भी फेल हुई है इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ कंक्लूजन। ठीक है, तो इनका भी ऑडिट होना चाहिए। यूपीएससी 2021 में मेंस में पूछा है, jurisdiction of CBI regarding lodging an FIR and conducting probe within a state is being questioned by various states। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल्स दो कौन कौन से स्टेट्स ने क्वेश्चंस किए हैं, थोड़ा हिस्ट्री में जाओ। However, the power of states to withhold the consent to the CBI is not absolute, explained with reference to the federal character of India। सुप्रीम कोर्ट अगर डायरेक्ट करती है तो हो सकता है, इसी को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना है, सीबीआई का इंपॉर्टेंस बताना है, किस कौन कौन से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स भी बताइए जहां पे सीबीआई सक्सेसफुल हुई है इन सॉल्विंग दिस इंपॉर्टेंट केसेस। प्रिजन रिफॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर जीपीएससी प्रीवियसली भी सवाल पूछ चुकी है। प्रिजन एंड द पुलिस रिफॉर्म्स। तो अब जो प्रिजन मैनेजमेंट है, स्टेट सब्जेक्ट है अंडर द 7th शेड्यूल। हर स्टेट का अपना जेल मैनुअल है, हर स्टेट का अपना पुलिस मैनुअल है। जितने भी जेल हैं स्टेट में उस पर्टिकुलर जेल मैनुअल के हिसाब से काम करते हैं। तो हम ये नहीं कभी भी दो स्टेट के, हाँ कंपेयर करो दो स्टेट के जेल्स के वर्किंग में, कितने वहां यूटीपी है XYZ, लेकिन हर स्टेट का जेल मैनुअल अलग होता है। ठीक है, इंडिया में 1333 जेल है विच हैव अ सैंक्शन कैपेसिटी ऑफ 4.53 लाख प्रिजनर्स, लेकिन रह कितने रहे 5.11 लाख इनमेट्स। एक रूम में अगर 10 लोगों को रहने की कैपेसिटी है तो वहां आप समझ लीजिए 17-18 इनमेट्स रह रहे हैं। ऑक्यूपेंसी रेट है 112.7% as per the NCRB Prison Statistic India report of 2024 which is released in May 2026। इसीलिए prison reforms हमारे लिए important topic बन जाता है। जितने भी inmates हैं उसमें से 73% prisoners जो है वो अंडर ट्रायल हैं, तो इनका कोई कन्विक्शन, कोई भी जजमेंट इनका अभी तक नहीं आया है। ठीक है, दिल्ली 194% एंड JNK 148% का ऑक्यूपेंसी है। पूरे भारत में सिर्फ 34 महिला जेल है। ठीक है, 21 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में तो है ही नहीं, कोई महिला जेल ही नहीं है। तो मेजरली क्या होता है कि एक जेल का एक सेटअप होता है,
उसमें ऐसा होता है कि भाई ये इतना पोर्शन मेल का, इतना फीमेल का, लेकिन एक अलग से कोई जेल है महिलाओं के लिए तो वो सिर्फ 34 ही है। अगर हम लेजिस्लेशन की बात करें तो प्रिजनर एक्ट 1894 से हमारा बैकबोन है। फिलहाल हम मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023 लेकर आए हैं जिसने इस पर्टिकुलर एक्ट को रिप्लेस किया है। इश्यूज के हैं बात तो सबसे पहले आपका ओवर क्राउडिंग एंड अंडर ट्रायल। ऑलमोस्ट 73% इनमेट्स अंडर ट्रायल्स हैं। इसके रीजंस क्या है? अंडर ट्रायल्स का जिनको सजा हो गई है वो तो अपनी सजा काट रहे हैं अंदर बैठे बैठे, लेकिन 73% की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जुडिशियल बैकलॉग, केसेस ही ट्रायल अंडर ट्रायल है, मतलब उनका केसेस ही अभी तक चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ बेल बॉन्ड्स के इशू हैं। अब ये क्या समस्या है? सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या सेशंस कोर्ट है, इन्होंने बेल ग्रांट दे दी, ठीक है, अक्यूज को बेल पे छोड़ दिया, जमानत दे दी, लेकिन जमानत देने के बाद बेल बॉन्ड फिलअप करना होता है, यानी कि आपके बिहाफ पे कोई एक गारंटी लेता है, कोई श्योरिटी लेता है कि भाई पूरे ट्रायल के दरमियान ये बंदा जो है कोर्ट में आता रहेगा, जब जब भी कोर्ट ऐसे बुलाएंगे बाहर आके किसी भी विटनेस को किसी भी टाइप की धमकी नहीं देगा या पुलिस के काम में इंटरफियर नहीं करेगा, XYZ। बहुत बार ये बेल बॉन्ड्स कॉस्टली होते हैं। कुछ लोगों को तो श्योरिटी के नाम पे कोई व्यक्ति ही नहीं मिलता है। जैसे हम बैंक में लोन लेते समय गारंटर रहते हैं ना हमारे, उसी तरह की यहाँ पे श्योरिटी देने के लिए भी बंदा रहता है कि हाँ दिस पर्सन विल रिमेन प्रेजेंट। तो बहुत सारे लोगों को मिलते ही नहीं है गारंटर, क्योंकि गारंटर भी कुछ वही लोग हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो सबके पास वो नहीं होते हैं। फिर आता है वीक लीगल एड एंड द ट्रैपिंग द पुअर, ठीक है, लीगल एड सिस्टम है लेकिन वो हमारी वीक है। जो बहुत पुअर जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं वो उसके साथ कोप अप नहीं कर पाता है। 436A CRPC ये कहता है अलाउ रिलीज आफ्टर हाफ द मैक्सिमम सेंटेंस ऑन पर्सनल बॉन्ड। अगर उस अंडर ट्रायल ही भले ही है, लेकिन अगर मान लो सजा उसको 6 साल की हो सकती है या 7 साल की हो सकती है, जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट हो। अब 5 साल से वो अंदर ही और ट्रायल चल रहा है, तो CRPC का 436A CRPC कहता है कि भाई उसे छोड़ दो पर्सनल बॉन्ड पे। हेल्थ एंड कस्टोडियल डेथ, डॉक्टर टू प्रिजनर रेशियो 1:775। ओनली 25 साइकोलॉजिस्ट आर सर्विंग prisons nationally. Unnatural death by suicide, custodial violence, ठीक है, which has doubled between 2015 and 16। तो ये एक हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुकन्या शांता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये चीज को हाईलाइट किया कि जेल में जो काम होता है ना, जो चक्की पीसने वाला काम होता है, नॉट चक्की पीसने वाला, भाई बहुत सारे काम होते हैं, कुकिंग है, क्लीनिंग है, किसी को कंप्यूटर में काम दिया है, सारे काम जेल के इनमेट्स ही करते हैं, ठीक है, बाहर से कोई लेबरर नहीं आ रहा है। गार्डनिंग का काम है, झाड़ू पोछे सफाई का काम है, बहुत सारे काम रहते हैं, ठीक है। तो ये काम में भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है, कि अच्छा काम सुपीरियर वालों को XYZ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को हाईलाइट करते हुए कहा कि भाई दिस इज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड दैट्स व्हाई मॉडल प्रिजन मैनुअल में इस चीज को भी प्रोहिबिट किया गया है। अंडर स्टाफिंग, average vacancy rate in prison department is 30 to 40%. Delhi and Jammu Kashmir reports to 60% vacancies. जब prison अंडर स्टाफ होगा तो प्रिजन की एफिशिएंसी, जो वर्किंग एफिशिएंसी है, जिस तरीके से उसे मेंटेन होना चाहिए, वो भी नहीं होगा। लीगल फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो 2023 का आपका मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट ऑफ 2023 आता है, जो कि 1894 एक्ट को रिप्लेस करता है। यहाँ पे पनिशमेंट से ज्यादा रिहैबिलिटेशन पे फोकस किया है। मैंडेट सेपरेट वार्ड्स फॉर वुमेन, ट्रांसजेंडर पर्सन एंड फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक्ट में लेकर आए हैं कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है उनको हैबिचुअल ऑफेंडर या जो सजा काट रहे हैं उन लोगों से अलग रखा जाए, ताकि
बुरी संगत का असर ना हो उन पे और, ठीक है। मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर लीगल सर्विसेज आफ्टर केयर इंस्पेक्शन, स्टेट्स एनकरेज टू अडॉप्ट इट। तो मॉडल प्रिजन मैनुअल लेकर आई है केंद्र सरकार कि भाई देखो आपका प्रिजन मैनुअल कुछ ऐसा होना चाहिए, उसमें ये XYZ चीजें, लीगल सर्विसेज, लीगल एड, यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, XYZ बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं। तो सुप्रीम सेंटर ने कहा है कि हम ये मैनुअल निकाला है, अब आप इसको या इसी तरह का आपका मैनुअल लेकर आके इसे अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए। मुला कमेटी की रिकमेंडेशन है कि एक नेशनल प्रिजन कमीशन होना चाहिए जो प्रिजन्स के मॉडर्नाइजेशन पे काम करे एंड स्टिल इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। मुला कमेटी की ये रिकमेंडेशन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस, सुप्रीम कोर्ट ने 2025-26 में OCI को नेशन वाइड एक्सपैंड करने को कहा अंडर आर्टिकल 21। अब OCI क्या है? ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूशन। वो कैदी, वो प्रिजनर्स जिनका कंडक्ट अच्छा है, ठीक है, दिख रहा है कि इसमें कुछ सुधार आ रहा है, क्योंकि हमारा जो क्रिमिनोलॉजी है या हमारी जो पिनोलॉजी है, हम इस पे बात करते हैं कि हम रिहैबिलिटेशन की तरफ प्रिजनर्स को लेकर जा रहे हैं। पनिशमेंट ठीक है वो दे रहे हैं, लेकिन हमारा मेन मोटिव है उन्हें रिहैबिलिटेट करना। तो वैसे प्रिजनर्स जिनमें कुछ चेंजेस हम देखने को मिल रहे हैं, जिनका जेल के अंदर कंडक्ट अच्छा है, तो उनको डिफरेंट जेल्स में शिफ्ट किया जाए, नो एज अ ब्राउनी पॉइंट, एज अ रिवॉर्ड, ठीक है। तो वहां पे जो चीजें होंगी, वहां पे प्रिजन्स में रिस्ट्रिक्शंस कम होंगी, फ्रीडम ज्यादा होंगी, वॉल की हाइट्स फॉर एग्जांपल कम होंगी, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ कह सकते हैं रिवॉर्ड, राइट। रिसेंट इनिशिएटिव GPS एंकल टेकर्स फॉर नॉन वायलेंट जो है अंडर ट्रायल, फास्टर 2.0 फॉर रियल टाइम बेल ऑर्डर ट्रांसमिशन, सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर स्कीम्स, ई प्रिजनर प्रोजेक्ट एंड विधि सारथी फॉर लीगल एड। ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे इनिशिएटिव है रिसेंट। जेल में ओवरक्राउडिंग के रूट कॉजेस क्या है भाई? सबसे पहले तो है मैसिव जुडिशियल बैकलॉग डिलेइंग कमेंसमेंट एंड द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल्स, मॉनेटरी बेल बॉन्ड्स अनअफोर्डेबल फॉर पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड अंडर ट्रायल्स, ineffective legal aid and lowerness of rights, unnecessary or avoidable arrest adding intake pressure on facilities. Codified bail is the norm and jail is the exception. ठीक है, संजय चंद्र का ये केस है और रिसेंटली अरविंद केजरीवाल साहब के जो बेल आर्ग्यूमेंट्स हुए थे उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को हाईलाइट किया कि बेल इज द नॉर्म एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। Strengthen the under trial review committee in every district, expand open correctional institutions for prisoners, anti torture legislature। 273rd लॉ कमीशन रिपोर्ट ने इस पे भी रिकमेंड किया है कि अंदर जो टॉर्चर होता है ना उस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। मैंडेटरी वोकेशनल ट्रेनिंग एंड पोस्ट रिलीज रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, आपने रिलीज तो कर दिया लेकिन उसके लिए उसके ऊपर पॉलिसी क्या है, रिहैबिलिटेशन कैसे करोगे उनका। 2022 में जीपीएससी में क्वेश्चन आता है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स प्रोजेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर द नेशन, इवैल्यूएट। तो पहले तो ये बताना है कि ये प्रोजेक्ट क्या था, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन और प्रिजन मैनुअल उससे ही रिलेटेड पूरा था। तो ये प्रोजेक्ट क्या था और क्यों हमारे नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई, एक्सप्लेन, सिंपल। पुलिस रिफॉर्म्स, प्रिजन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पुलिस की भी रिफॉर्म्स की बात करनी रहेंगी, ठीक है। तो पुलिस क्या है, आपका स्टेट सब्जेक्ट है, 7 शेड्यूल में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, ठीक है। पुलिस एक्ट ऑफ 1861 कॉलोनियल जो एक्ट है वो अभी भी फोर्स है, अभी भी इफेक्ट इम्प्लीमेंटिंग है। तो पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो की अगर हम बात करें तो देयर इज 153 पुलिस पर लाख अगेंस्ट यूएन रिकमेंडेड 222 पुलिस पर्सोनल पर लाख। Over 5 lakh posts are vacant in the states, with states like West Bengal 39% vacancy to Uttar Pradesh 29% vacancies among the critical hotspot. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 कहता है कि कर्नाटका जो है पहला स्टेट से अमंग द लास्ट स्टेट एंड सिक्किम
among the small states on justice delivery across 4 pillars: police, judiciary, prisons and the legal aid. अब पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कमिटी है और कमीशन है। सबसे पहला तो है आपका नेशनल पुलिस कमीशन, ठीक है। इन्होंने रेकमेंड किया नए पुलिस लॉ लेकर आओ, कॉलोनियल लॉ को हटाओ, जुडिशियल इंक्वायरी हो कस्टोडियल डेथ में, और चीफ ऑफ पुलिस रोल्स डिफाइन करो, लिमिटिंग पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, ठीक है। पुलिस के रोल्स और ज्यादा डिफाइन और ज्यादा कोडिफाई करने की जरूरत है। फिर आता है आपका पद्मनाभिया कमेटी 2000 में। इन्होंने कहा कि पुलिस एक्ट 1861 को रिप्लेस करो, एक पुलिस ट्रेनिंग एडवाइजरी काउंसिल का गठन कीजिए और प्री प्रमोशन ट्रेनिंग को मैंडेटरी बनाइए। मालिमत कमेटी इंपॉर्टेंट कमेटी आपकी 2002-3 की। इन्होंने कहा कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन होनी चाहिए, ठीक है, जो पुलिस में पॉलिटिकल इंटरफियरेंस कम करे और बेसिकली होने ही ना दे, एंड प्रमोट्स विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम। देखो पुलिस रिफॉर्म्स में ना सिर्फ वर्किंग ऑफ पुलिस ही नहीं होती है कि पुलिस के खुद के काम काजों में क्या क्या रिफॉर्म्स होना चाहिए, उससे आसपास एक पूरी की पूरी जुडिशियल सिस्टम है जो उससे रिलेटेड है, जो साथ में काम करता है। तो जब आप पुलिस रिफॉर्म्स की बात करेंगे ना तो उसके आसपास की चीजों में भी रिफॉर्म्स की बात करेंगे। सेकंड एआरसी कहती है कि पुलिस के अकाउंटेबिलिटी पे आप ज्यादा फोकस करो, ठीक है, मेक देम अकाउंटेबल फॉर देयर ओन एक्ट, आउटसोर्सिंग नॉन कोर फंक्शंस, वीआईपी मूवमेंट, ठीक है, XYZ फेस्टिवल है तो वहां पे देखना, उन चीजों पे कम फोकस करके जो मेन फोकस है पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, क्राइम रेट कम करना, उन पे फोकस करो। इंप्रूव फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑटोनोमस इंस्पेक्टोरेट। वोहरा कमेटी ने 1993 में रेकमेंड किया था कि नेक्सस बिटवीन क्रिमिनल गैंग्स, पुलिस एंड पॉलिटिशियंस, ये आप कंफर्म करो और इसको रिड्यूस करो। वार्ड ऑफ पैरेलल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, भू माफिया और बहुत सारे अपने अपने गैंगस्टर्स हैं, ठीक है, वो ये जब एक कमेटी का रिकमेंडेशन आता है ना 93 में, उस समय में ये चीजें एक्चुअली में थी भी, तो उससे संदर्भित ये चीज है। रिसेंटली CAPF एक्ट 2026 आता है, हमारे होम मिनिस्टर लेकर आते हैं, ठीक है। उन्होंने जो बिग 5 हैं, ठीक है, CRPF, BSF, CISF, ITBP एंड SSB, इन सबको जो है इनके लिए यूनिफाइड फ्रेमवर्क लेके आए हैं एंड IPS के डेपुटेशन कोटा को कोडिफाई किया है कि DG लेवल का जो व्यक्ति है वो 100% IPS होंगे, ADG 67% एंड IG 50%। पुलिस रिफॉर्म बात और प्रकाश सिंह का केस हम डिस्कस नहीं करें तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 7 डायरेक्टिव्स दिए थे, ठीक है, टू इंसुलेट पुलिस फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर। सर्टेन गाइडलाइंस दी हैं, वो क्या है? सबसे पहले तो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन को एस्टैब्लिश करना एंड मेक देम ले डाउन सर्टेन पॉलिसी गाइडलाइंस। पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड फॉर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग अप टू DSP रैंक, पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी फॉर पब्लिक ग्रीवियंसेस, सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, मतलब वो सारी चीजें भी आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा है लाइक रिसेंटली, तो वो प्रोटेस्ट पीसफुल वे में हो उसके लिए भी पुलिस को डिप्लॉय किया जाता है। तो पुलिस, ये चीज आप सेपरेट करो, इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर। फिक्स मिनिमम टेन्योर फॉर DGP, ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशर से उसका नहीं होना चाहिए भाई, 3 साल के लिए अब आप DGP पोस्टेड हो, ठीक है। फिक्स टेन्योर फॉर IG, SSP एंड SP, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन एट यूनियन लेवल। 2026 में इसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का 20th एनिवर्सरी जो है हमने सेलिब्रेट किया और सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजरल एनफोर्समेंट के थ्रू ये क्लैरिफाई किया कि IPS ऑफिसर का भी जो है कोई भी IPS ऑफिसर है जिसके 10 साल की क्यूमुलेटिव सर्विसेज है अक्रॉस IB, RAW, CBI, NIA और CAPF, he will remain eligible for the post of DGP जोन।
अब पुलिस रिफॉर्म से भी रिलेटेड सर्टेन इश्यूज हैं। सबसे पहले तो है आपका पुलिस एक्ट ऑफ 1861। बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी यही फोर्स में है, तो नए एक्ट के लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 46% पर्सनल डिप्लॉयमेंट इन द रेगुलर ड्यूटीज ओनली। 100 में से सिर्फ 46% हमारा पुलिस पर्सोनल है जो रेगुलर ड्यूटीज में डिप्लॉयड है। बाकी लोग वीआईपी सिक्योरिटी में है, कोई और है कहीं XYZ पर्सन के बंगलों के बाहर ड्यूटी दे रहे हैं, ठीक है। 76% इनमेट्स आर अंडर ट्रायल्स। स्टिल पुलिस में रिफॉर्म्स नहीं आए हैं। 83% स्टेशन हैव सीसीटीवी बट 30% लैक वुमेन हेल्पलाइन डेस्क। नो स्टेट मीट्स 33% women in police target. One mental health professional for every 21,650 prisoners. ये भी नहीं है। 33 साइकोलॉजिस्ट हैं पूरे भारत में जो प्रिजनर्स में सर्विसेज दे रहे हैं। स्मार्ट पुलिसिंग वे फॉरवर्ड, सेंसिटिव एंड स्ट्रिक्ट पुलिस, ठीक है। पुलिस का सिर्फ स्ट्रिक्ट होना जरूरी नहीं है, उसमें सर्टन सेंसिटिवनेस फीलिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। ह्यूमन राइट्स ओरिएंटेशन, जीरो टॉलरेंस फॉर कस्टोडियल वायलेंस, मॉडर्न एंड मोबाइल, ठीक है। मॉडर्न भी होनी चाहिए। मॉडर्न का मतलब सोच से तो है ही है, लेकिन थ्रू टेक्नोलॉजी भी। अलर्ट एंड अकाउंटेबल, स्टेट पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी बनाइए जहां पे पुलिस को अकाउंटेबिलिटी मिलेगी। रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, ठीक है, जल्दी से उनका रिस्पॉन्स आना चाहिए। जैसे बहुत सारी जगह हम ये सुनते हैं ना, क्राइम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, एंड में पुलिस आती है, तो वो सिस्टम नहीं चलेगा। ट्रेंड एंड टेक सेवी, तो बेसिकली साइबर क्राइम है, फॉरेंसिक एविडेंसेस है, ये सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं अब इनके लिए, तो वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कीजिए और जल्द से जल्द जो भी क्राइम प्रॉब्लम्स है, क्राइम हुआ है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जीपीएससी मेंस 2017 में सुप्रीम कोर्ट जीपीएससी पूछती है, शुड लॉ एंड ऑर्डर कंटिन्यू एज अ स्टेट सब्जेक्ट और अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट डिस्कस। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का ही पार्ट रहना चाहिए? सिंपल, यस, व्हाई, नो, व्हाई, रीजंस। डिजिटल पर्सनल एंड डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023, ठीक है, हमारी डिजिटल प्राइवेसी को लेकर ये बेसिकली इंडिया का सबसे पहला एक्ट आता है। डिजिटल पर्सनल डेटा में 11 अगस्त 2023 में दोनों हाउसेस उससे क्लियर होता है, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, ठीक है। एक्ट बिल्ड्स डायरेक्टली ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स 9 जजेस रूलिंग इन केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया व्हिच डिक्लेयर राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. It replaces the limited data protection framework of section 43A of IT Act, ठीक है। और BN श्री कृष्णा कमेटी की जो रिपोर्ट थी 2018 की, कि उन्होंने जो कहा था कि भाई कैसा लॉ होना चाहिए, उसको वो फॉलो करती है। डेटा प्रिंसिपल, कुछ की डेफिनेशन है, तो भाई डेटा प्रिंसिपल कौन है? इंडिविजुअल टू हुम द पर्सनल डेटा इज रिलेटेड। अगर चाइल्ड है तो डेटा प्रिंसिपल उसका पेरेंट होगा, लॉफुल गार्डियन होगा या तो, और अगर कोई बंदा है जो डिसेबिलिटी से ग्रहित है तो उनके गार्जियन होंगे। डेटा फिड्यूशरी क्या है? एनी पर्सन हु अलोन और विद अदर डिटरमाइन्स द पर्पस एंड मीन्स ऑफ प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा। डेटा प्रोसेसर, any person who processes personal data on behalf of data fiduciary with a valid contract. Significant data fiduciary, a class notified by center based on volume and sensitivity of data, risk to rights and impact on sovereignty and public order, subject to extra duties. And then you have consent manager, a registered intermediary through which a data principal can give, manage, review and withdraw data consent via an interoperable platform. Core principle consent and notice. सबसे पहले it needs, the processing needs free, specific, informed, unconditional and unambiguous consent preceded by an itemized notice in English or any other language under 8 schedules. पर्पस एंड स्टोरेज लिमिटेशन, ये भी बताना पड़ेगा आपको कि जो डेटा है वो कौन से स्पेसिफाइड लॉफुल पर्पस के लिए है, एंड मस्ट बी इरेज्ड वंस द पर्पस इज मेट और कंसेंट इज withdrawn. Legitimate use,
Processing without consent is allowed for certain legitimate uses such as voluntarily shared purpose, state benefits and subsidies, medical emergencies and employment and disaster response. State fiduciary की क्या duty होगी? To ensure accuracy, adopt security safeguards, report personal data breach to the board and affected principals, and adopt a data protection officer if an SDF. Children के data, verifiable parental consent is required for those under 18. तो राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है ऑफ डेटा प्रिंसिपल? तो सबसे पहले टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेसिंग, करेक्शनल एंड इंश्योरेंस ड्यूटी, राइट टू ग्रीवियंस रिड्रेसल, right to nominate another person to be a data principal, and right to withdraw consent at any time. Duties and enforcement: not to fill false or frivolous complaint, duty to furnish authenticate information only, protection board of data protection board of India adjudicate breaches. Board is a digital by design body appointed by center and appeals right to TDSAT then to the Supreme Court. पेनल्टीज फाइनेंशियल नॉट क्रिमिनल, ठीक है। अगर कोई 250 करोड़ तक का डेटा ब्रीच है तो फेलियर ऑफ सिक्योरिटी सेफगार्ड, अप टू 200 ब्रीच ऑफ चिल्ड्रंस प्रोविजन एंड अप टू 200 करोड़ फेलियर टू रिपोर्ट अ डेटा ब्रीच। एग्जम्पशन है सर्टेन स्टेट एग्जम्पशन ऑन सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, प्रोसेसिंग फॉर रिसर्च, आर्चिविंग और स्टैटिस्टिक एग्जेम्प्ट, and amends the RTI Act curbing disclosure of personal data. Right based character है इसका major significance, जिसमें it operationalizes information privacy, aligning India with global norms such as the European Union's GDPR while adopting a lighter and principle based design. Digital economy trust, clear rules on consent and breach reporting build trust for e-governance, fintech and startups, key to a data-driven economy. Governance impact: the state government in Gujarat handle Aadhaar link welfare, land records and health data which becomes fiduciary bound by the act. Gift City का relevance है तो यहाँ पे भाई hub है for it is a hub for fintech and data services in Gujarat. Gift City firms must align cross-border data handling with the act and sectoral regulations. 2017 में जीपीएससी ने सवाल किया था, एग्जामिन इन ब्रीफ द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द राइट टू प्राइवेसी, व्हाट आर द इंप्लीकेशन ऑफ द डिसीजन? आरटीआई एक्ट ऑफ 2005। तो 2005 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को रिप्लेस करके आरटीआई एक्ट 2005 आता है, जो कि मजदूर किसान शक्ति संगठन मूवमेंट हुआ था राजस्थान में, उसकी देन है। आरटीआई एक्ट इट एम्पावर्स सिटीजन टू एक्सेस इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर जो है जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है पब्लिक अथॉरिटी से उसे देनी पड़ेगी, और अगर किसी लाइफ या लिबर्टी को थ्रेट है, इट इज एट रिस्क, तो 48 आवर्स के अंदर देना रहेगा। 2005 से अभी तक अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़ एप्लीकेशंस हैव बीन फाइल्ड, ठीक है, मेकिंग इंडिया एज द वर्ल्ड्स मोस्ट इंटेंसिव यूजर्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंसी लॉ। आरटीआई की अगर हम बात करें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस में स्कैम्स को बाहर लाने में हेल्प किया है। फॉर एग्जांपल आदर्श हाउसिंग स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ इरेगुलरिटीज एंड इन मॉनिटरिंग द एमजी नरेगा एंड पीडीएस डिलीवरी। सोशल ऑडिट होता है एमजी नरेगा में, ठीक है। की प्रोविजन, सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन ऑफिसर, हर पब्लिक अथॉरिटी को एक डेजिग्नेटेड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड असिस्टेंट पीओआई को एस्टैब्लिश करना रहेगा, who will receive and respond to the RTI request। फिर होगी एक appellate mechanism, 2 tier,
जो सबसे पहले अपील होगी वो तो सीनियर ऑफिसर को जाएगी विद इन द सेम अथॉरिटी। उसके ऊपर जो सेकंड अपील होगी या तो वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को जाएगी या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को जाएगी। सेक्शन 8 में एग्जेम्पशन है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर वो इंफॉर्मेशन नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशंस, कमर्शियल कॉन्फिडेंस या पर्सनल प्राइवेसी को से संदर्भ में है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। सेक्शन 9 में कॉपीराइट कवर होता है। सुओ मोटो डिस्क्लोजर, पब्लिक अथॉरिटीज को प्रोएक्टिवली कुछ ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल्स है, बजट है, कुछ माइनट्स ऑफ मीटिंग है, डिसीजन मेकिंग, वो सारी जो है प्रोएक्टिवली पब्लिश कर देना चाहिए सो दैट बर्डन कम हो। और पेनल्टीज भी है। सीआईसी और एसआईसी जो है इन सारे पब्लिक अथॉरिटीज पे पेनल्टीज लगा सकती हैं फॉर अनरीजनेबल डिले। डिले है तो क्यों रीजन प्रॉपरली जस्टिफाइड नहीं है, मेलाफाइड डिनायल या प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। अब 2025-26 में कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं और 2019 में आरटीआई एक्ट में सर्टेन अमेंडमेंट होते हैं। तो सबसे पहला अमेंडमेंट होता है कि जो 5 ईयर का फिक्स टेन्योर था सीआईसी और एसआईसी का वो हटा दिया जाता है। जो सीआईसी को सैलरी दी जाती थी, ठीक है, फिक्स जो भी उसके ऊपर था वो भी हटा दिया जाता है। लिंकिंग दैट टर्म्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्रिप्शन, रेजिंग कंसर्न अबाउट इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस। इवन अपॉइंटमेंट से भी यही चीज थी कि भाई इनका जो अपॉइंटमेंट है अब वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस का कंसर्न रहेगा। फिर आता है सेक्शन 44 क्लॉज 3 ऑफ डीपीडीपी एक्ट ऑफ 2023। ये इंफॉर्मेशन को प्रिवेंट रखने के लिए है, यानी कि डेटा प्राइवेसी की ये बात करते हैं। और हमारा सेक्शन 81J ऑफ आरटीआई एक्ट को अमेंड करता है जो पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड, ठीक है, रिमूविंग द टर्म पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड, और कहते हैं कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन इसके तहत दी जाती थी अब डीपीडीपी एक्ट में नहीं दिया जाएगा। तो बेसिकली राइट टू प्राइवेसी वर्सेस राइट टू इंफॉर्मेशन में कंफ्लिक्ट हो गया। तो इससे रिलेटेड मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंसर्न रेज किया और मैटर जो है अब रेफर हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को कि भाई व्हाट इज टू बी डन व्हेन देयर इज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 91A फ्रीडम टू नो एंड 21 राइट टू प्राइवेसी। अब इस आरटीआई एक्ट के भी कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहला तो बैकलॉग, 4.13 लाख अपील्स पेंडिंग है और खुद सीआईसी के पास 38,000 सेकंड अपील पेंडिंग है। तेलंगाना एसआईसी के एस्टिमेट की हम बात करें टू टेक 29 इयर्स टू क्लियर द बैकलॉग, और झारखंड को 5 साल से ज्यादा लगेंगे टू क्लियर द बैकलॉग। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस रिजेक्ट 24%, MHA 13.3% and PMO 12% of RTI request for obvious reasons जो सेक्शन 8 के एग्जेम्पशन होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी RTI के आउटसाइड में है, बट इफ यू नो CGI is part of RTI now. 2019 amendment eroded independence of information commissions. ये अमेंडमेंट बहुत डिटेल में पढ़ लीजिएगा। कुछ वे फॉरवर्ड, restore the fixed tenure and salary parity for the CICs and ICs as per the previous provisions, de-evaluate DPDP Act impact on the RTI। देखो, privacy होना और राइट टू इंफॉर्मेशन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि हमारे आरटीआई एक्ट ने बहुत क्लियरली कहा है कि हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो एकदम पर्सनल है या जिसका किसी कोर्ट से कोई वास्ता ही नहीं है, वैसे डेटा तो वो यूं भी नहीं देते हैं। एक्सपीडिएट ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, regular independent audits of public authority for the proactive disclosure and multilingual awareness campaigns and RTI integration into the school curriculum। 2017-20 दोनों में जीपीएससी ने पूछा। 17 में पूछते हैं explain the scope and exclusions under the RTI Act of 2005। 20 में recent amendments to the RTI Act will have a profound impact on the autonomy and independence of the Information Commission discussed।
क्लियर कट 2019 में जो अमेंडमेंट हुए थे उस पे ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, हम सबको बहुत क्लियरली पता है कि भाई पॉलिटिक्स में हर पार्टी में कुछ ना कुछ क्रिमिनल्स हैं। अब वो क्रिमिनल्स अब उस तरीके से मत देखिए कि एकदम हार्डकोर क्रिमिनल्स, ठीक है, लेकिन कभी कभी किसी के अगेंस्ट एक छोटा सा क्रिमिनल केस भी रजिस्टर्ड हो जाता है तो हम उसको क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में ही देखते हैं। बट चाहे केस छोटा हो या बड़ा हो, आपके अगेंस्ट एफआईआर हुई है, ठीक है, कोई क्राइम आपने किया है ऐसा एफआईआर दर्शाता है, तो अगर इस तरीके की पॉलिटिक्स होगी जहां पे छोटे क्राइम से लेके बड़े क्राइम तक के लोग आते हैं तो उसको फिर हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की एंट्री में ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम रिसेंटली 18वें लोकसभा की बात करें तो जितने भी सिटिंग एमपीज हैं उसमें से 46% एमपीज के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। 31% एमपीज जो है दे आर फेसिंग serious charges which are punishable by 5 years or more than 5 years, including murder, kidnapping and crime against women. स्टेट असेंबलीज की बात करें तो एवरेज 45% एमएलए जितने भी भारत में हैं उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं। तेलंगाना में सबसे ज्यादा 71% है, आंध्र में 56%। एडीआर डेटा की हम बात करें तो ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ है वो बढ़ता गया है। 2004 में 24% था, 9 में 30%, 14 में 34%, 2019 में 43% एंड 2024 में 46%, ठीक है। सो ओवरऑल 2009 से लेके अभी तक 44% का राइज हुआ है इन द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो क्रिमिनल केसेस के कैंडिडेट्स का विन रेट भी थोड़ा सा ज्यादा है, 15.3%, ठीक है। तो इसलिए इनकी विनेबिलिटी की वजह से इनको जो है पॉलिटिक्स में जगह मिल जाती है और इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं। लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो सेक्शन 8 आरपीए के अंदर ये कहता है आरपीए कि कोई भी व्यक्ति अगर कन्विक्शन हुआ है और वो कन्विक्शन की सजा 2 साल या 2 साल से ज्यादा की है तो वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेटेस्ट अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल है आपके राहुल गांधी सर। सुप्रीम कोर्ट नहीं, सूरत के सेशंस कोर्ट ने इन्हें डिफेमेशन के केस में 2 साल की कन्विक्शन की, ठीक है, और इसलिए इमीडिएटली जो है इनको डिस्क्वालीफाई किया गया आपके पार्लियामेंट से। डिस्क्वालीफाई कंटिन्यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years आफ्टर द रिलीज। चार्जशीटेड इंडिविजुअल्स कैन स्टिल कंटेस्ट एज ट्रायल्स टेक डिकेड्स। एफआईआर हो गई है, चार्जशीट फाइल हो गई है, बट स्टिल आप जो है इलेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एडी एक्ट 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वोटर्स का भी राइट टू नो पार्ट आता है अंडर आर्टिकल 19(1)(a। इसलिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जब भी आप आपका एफिडेविट फाइल करते हैं, आपका नामांकन करते हैं फॉर इलेक्शन, उसमें एफिडेविट फाइल कीजिए और बताइए कि आपके अगेंस्ट कितने केसेस पेंडिंग है, आपकी एसेट्स क्या है, आपकी लायबिलिटीज क्या है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 ऑफ आरपीए को स्ट्रक डाउन किया और ये कहा कि आफ्टर कन्विक्शन डिस्क्वालिफिकेशन इज इमीडिएट। पहले ये था कि 3 महीने के अंदर आप अपील करो, अपील में भी वो कन्विक्शन कंफर्म हो तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा लिली थॉमस में कुछ नहीं भाई, कन्विक्शन हुआ है, सजा हुए, यू आर डिस्क्वालीफाइड। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड political parties to publish candidates' criminal history of them on their websites, social media, newspapers with reasons for selecting them over clean candidates, ordered 12 fast-track courts for legislator cases. तो भाई इस केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कह दिया कि क्रिमिनल हिस्ट्री भी दो और रीजन भी दो कि क्यों इनको सिलेक्ट किया है आपने ओवर एनी क्लीन कैंडिडेट। 2026 में लाइफ टाइम बैन पीआईएल हुआ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से रिस्पॉन्ड मांगा है कि कन्विक्टेड पर्सन को लाइफ टाइम ही पॉलिटिक्स से बाहर कर देना चाहिए। इस पे आपका क्या कहना है। फिर 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता 2025 में, ठीक है,
इसमें ये कहा है सिटिंग मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करने का इफ any person is convicted and sentenced for offenses carrying imprisonment of 30 days or more, minister, chief ministers and prime minister 30 दिन से ज्यादा की अगर आप कन्विक्शन आपके ऊपर हुआ है तो आपको इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ठीक है, फिलहाल जो ये अमेंडमेंट बिल है वो एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास प्रेजेंट है, उस पे स्क्रूटनी चल रही है। लेकिन इस बिल का सबसे मेजर कंसर्न ये है कि छोटी सी कन्विक्शन के लिए भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्यों पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स की एंट्री हो रही है? सबसे बड़ा रूट कॉज क्या है? मसल एंड मनी पावर, ये दोनों से कैंडिडेट्स जीत रहे हैं। ठीक है, हमें पता है कि मनी पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू विनिंग द इलेक्शंस। लेजिस्लेचर एज अ लीगल शील्ड, ठीक है, कोर्ट का डिले ट्रायल्स, विटनेस को हॉस्टाइल करना, ये सारी चीजें आम बात है। एक्सपेंसिव इलेक्शन पुश पार्टीज टू फिल सेल्फ फाइनेंसिंग क्रिमिनल कैंडिडेट्स। पुलिस पॉलिटिकल एंड क्रिमिनल नेक्सस, वोहरा कमेटी ने इस पे काफी एम्फोसाइज किया था कि ये जो नेक्सस है ये बहुत ज्यादा डेडली रहेगा। कास्ट एंड कम्युनिटी डायनेमिक प्रायोरिटाइज ओवर कैंडिडेट्स क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बाय वोटर्स। रिफॉर्म्स की बात करें तो आरपीए 1951 सेक्शन 8 में रिफॉर्म लाई है, अमेंडमेंट लाई है कि भाई चार्ज शीटेड पर्सन को भी जो सीरियस ऑफेंसेस फेस कर रहे हैं उनके ऊपर भी बैन लगाया जाए टू कंटेस्ट इलेक्शन। एक्सपैंड एंड मेक परमानेंट फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर ऑल लेजिस्लेटिव केसेस। Bring political parties under RTI for full electoral funding transparency. Easy to deregister parties that repeatedly filled, convicted और charge sheeted candidates. EC को भी पावर दो कि भाई पार्टीज को ही डीरजिस्टर कर दो अगर वो बार बार क्रिमिनल कैंडिडेट्स को पॉलिटिक्स में एंट्री दे रहे हैं और इलेक्शंस कंटेस्ट करा रहे हैं। स्ट्रॉन्गर इनर पार्टी डेमोक्रेसी एंड एथिक्स कमिटी टू स्क्रीन कैंडिडेट्स। इस पे जीपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछती है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव बी डिस्क्वालिफाइड अंडर द आरपीए एक्ट ऑफ 1951, ऑल्सो मेंशन द रेमेडीज अवेलेबल टू सच पर्सन अगेंस्ट द डिस्क्वालिफिकेशन। सिंपल स्टैटिक क्वेश्चन, मेंस 2025 यूपीएससी। डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ आरपीए एक्ट 1951. Analyze whether a disproportionate increase in the asset of legislature would constitute undue influence and hence a corrupt practice. Prevention of Corruption Act, इंडिया का प्रीमियर एक्ट फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द करप्शन। करप्शन के ऊपर सरकार की सिर्फ एक ही पॉलिसी है, वो है जीरो टॉलरेंस। पीसी एक्ट आता है 1988 में, इंडिया's प्राइमरी एंटी करप्शन लॉ टारगेटिंग ब्राइबरी, अनड्यू एडवांटेज एंड अब्यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस। ठीक है, स्पेशल जजेस इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं फॉर एक्सपीडिएट ट्रायल। स्पेशल कोर्ट होती है हर सेशंस कोर्ट में जो सिर्फ एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो के केसेस देखती है। ठीक है, की ऑफेंसेस इंक्लूड taking gratification 6 months to 10 years, taking gratification to influence a public servant 3 to 7 years and criminal misconduct 1 to 7 years of punishment। 2018 में पीसी एक्ट को अमेंड किया जाता है। ब्राइब गिविंग में 3 से 7 साल तक की सजा है। ठीक है, विद अ सेफ हार्बर कि आप 7 दिन के अंदर बता दो कि आपने ऐसा कुछ किया है। सेक्शन 9 में commercial organizations are liable if the director, employer, agent gives a bribe. Unadequate procedure defense applies. Section 17A require investigating agencies to obtain prior government approval before inquiring into a public servant for acts in discharge of official duties. Exception trap cases में। ठीक है, तो 17A जो है
सुप्रीम कोर्ट का इसमें स्प्लिट वर्डिक्ट का जजमेंट है, इसलिए अब ये हायर जजेस बेंच के पास गई है, 3 जजेस बेंच के पास। किसी का कहना है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा थोड़ी ना, राइट टू इक्वालिटी सबका पार्ट है। किसी का कहना है सेक्शन 19 के अगेंस्ट है, ठीक है। सो एवरीबडी हैज देयर ओन व्यू, स्प्लिट व्यू आया तो 3 जजेस बेंच के पास रेफर किया है। आर नायक वर्सेस AR अतुले में सुप्रीम कोर्ट का पब्लिक सर्वेंट का बहुत ही ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन था, ठीक है। और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस कैलदवार में मोटिव इररिलेवेंट फ्रॉम ब्राइबरी कन्विक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ब्राइबरी लेने में कोई मोटिव नहीं, आपने पैसा लिया, आपने कुछ मांगा, पैसा दिया, आपके पास आया, खत्म बात। सीबीआई वर्सेस रमेश गिली ने कहा कि जो बैंक के ऑफिशियल्स हैं वो भी इस पर्टिकुलर पीसी एक्ट में पब्लिक सर्वेंट के अंदर आते हैं। डिमांड, एक्सेप्टेंस एंड रिकवरी, ठीक है, तीनों होने चाहिए किसी भी करप्शन एक्ट में केस को एस्टैब्लिश करने के लिए। अगर सिर्फ रिकवरी है लेकिन डिमांड नहीं है, ठीक है, तो वो इनसफिशिएंट कहलाया जाएगा। नॉन पब्लिक सर्वेंट लायबिलिटी, नॉन पब्लिक सर्वेंट भी यानी कि प्राइवेट पर्सन, मेरे बिहाफ पे मैं पब्लिक सर्वेंट हूं, मैंने ये कहा कि भाई इसको पैसे दे दो, ए पर्सन को जो पब्लिक सर्वेंट भी नहीं है, तो उसको भी कन्विक्शन हो सकता है। प्रोसीजरल इरेगुलरिटी, बाईपासिंग टेंडर अलोन इज नॉट करप्शन, क्रिमिनल इंटेंट एंड अनएडवांटेज मस्ट बी प्रूव्ड। पीसी एक्ट होने के बावजूद भी इतना करप्शन इंडिया में क्यों है? हमारे पास तो लोकपाल है, लोकायुक्त है, सब कुछ है, फिर भी करप्शन है, तो उसके कुछ रीजंस है, कुछ चैलेंजेस है। सबसे पहले तो सैंक्शन डिलेज। देखो करप्शन एक्ट में ट्रैप हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन सैंक्शन मिलना चाहिए कि भाई ये सही हुआ, इस पर प्रोसिक्यूशन कोर्ट में होना चाहिए, तो वो लो कन्विक्शन रेट अप्रोक्सीमेटली 25%, मुझे तो इससे भी ज्यादा कम लगता है। कन्विक्शन रेट करप्शन के केसेस में बहुत कम है। Corporate liability enforcement remains nascent. Overlap with PMLA and IPC creates jurisdictional confusion. CBI backlog, ठीक है, 7,072 केसेस पेंडिंग है ट्रायल के, 606 पेंडिंग ओवर 20 इयर्स, 20 साल से करप्शन के केसेस से सॉल्व नहीं हो रहे, तो बैकलॉग इतना ज्यादा है। गवर्नेंस मेजर की बात करें तो सीवीसी, सांथनम कमेटी, सभी ने कहा है कि विजिलेंट बॉडी होनी चाहिए जो सीबीआई के पीसीए केसेस पे काम कर सके। लोकपाल एंड लोकायुक्त आपने बना दिया, लेकिन अभी भी उनको और पावरफुल करने की जरूरत है। जैम ट्रिनिटी, डीबीटी एंड ई गवर्नेंस टू रिड्यूस द मिडलमैन करप्शन। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988, अटैचमेंट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट असेट। अगर कोई एसेट है जिसको क्लैरिफिटी नहीं आई है कि ये किसको बिलोंग करता है, तो भाई बेनामी प्रॉपर्टी में उसे डाल दिया जाए। करप्शन प्रिवेंशन इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की जो रैंक है वो 91st है आउट ऑफ 182। बैकलॉग और जीडीपी लॉस की बात करें तो भाई इतने बैकलॉग की वजह से 0.5% जीडीपी लॉस हो रहा है करप्शन की वजह से एनुअली। हाई रिस्क सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, मेटल और माइनिंग, ये इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जहां पे जीडीपी का मेजर लॉस हो रहा है। 2024 में जीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, एंडेमिक करप्शन अकर्स ड्यू टू वीकनेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, व्हाट हिंडर्स द एफर्ट्स टू कम्बैट एंडेमिक करप्शन इन इंडिया। तो पहले तो ये एक्सप्लेन करना है कि एंडेमिक करप्शन है क्या। अब इन्होंने क्लियरली लिखा है कि इट अकर्स ड्यू टू वीकनेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस कौन कौन सी, चाहे वो आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग ना होना हो, ठीक है, बैकलॉग्स क्लियर नहीं होना हो, सारी चीजें इसमें क्लियर करनी है। और ऐसा क्यों हो रहा है? 2016 में यूपीएससी पूछती है, इन द इंटीग्रिटी इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया स्टैंड्स वेरी लो। डिस्कस ब्रीफली द लीगल, पॉलिटिकल, economic, social and cultural factors that have caused the decline of public morality in India. Role of civil services and democracy, very important. डेमोक्रेसी का बैकबोन है सिविल सर्वेंट, ठीक है। अगर डेमोक्रेसी, देखो ऐसे ही टॉपिक में पहले तो आप डेमोक्रेसी को डिस्कस कीजिए, तो व्हाट एग्जैक्टली इज डेमोक्रेसी, ठीक है। सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट्स कौन है, उनका एग्जैक्ट रोल क्या है, और वो रोल में डेमोक्रेसी को वो कैसे स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है।
सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं दे फॉर्म अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव, a professional, a non-partisan bureaucrat that stays in office irrespective of changes in the political executive elected by the people. ये आपको उसी ऑफिस उसी टेबल कुर्सी पे मिलेंगे फिर चाहे पीएम कोई भी हो। सिंपल सा कहने का मतलब ये है। And in a parliamentary democracy, the political executive is temporary and accountable to the legislature, but a civil servant is permanent. They needs to provide continuity, expertise and impartial machinery to run the state. अगर ये बायस हो गए तो स्टेट कभी नहीं चल पाएगा। ठीक है। पार्ट 14 of the Constitution 308 to 323 deals with the services under the union and states. 311 में इन्हीं सिविल सर्वेंट्स को किसी भी आर्बिट्ररी एक्शन डिसमिसल से प्रोटेक्शन मिली है और 312 में आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज है। तो रोल क्या है? सबसे पहला तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, सरकार तो पॉलिसी बना देगी, स्कीम्स, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट, सब कुछ, एक्ट वगैरह सब कुछ। ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कौन करेगा? सिविल सर्वेंट। ठीक है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन एड्स सीनियर सिविल सर्वेंट्स 30-40 साल के अनुभव के साथ। ठीक है, नए मिनिस्टर्स हो या ओल्ड मिनिस्टर्स, ठीक है, उनको पॉलिसी बनाने में जो एडवाइजरी मिलेगी वो इन्हीं सिविल सर्वेंट्स की मिलेगी। व्हाई? बिकॉज दे हैव डेटा, दे हैव एनालिसिस, दे हैव फील्ड एक्सपीरियंस। ग्राउंड लेवल पे जाके उन्होंने बरसों तक काम किया है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस डिलीवरी, तो ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं ये सबसे पहले चैनल है, ठीक है, to execute, to implement welfare, subsidies, licenses, public services, reaching citizens, especially the poor and remote. ठीक है, यही लोग पहुंचाते हैं वो सर्विस डिलीवरीज। Continuity and stability, they provides an unbroken administrative memory and steady governance across election, coalitions and transitions of government. संसद में कुछ भी हो रहा हो, लेजिस्लेटिव असेंबली में चाहे सरकार बन रही हो या नहीं बन रही हो, आधार कार्ड में अपडेट कराने अगर आप जा रहे हो तो आपका आधार कार्ड अपडेट होगा। कोई स्कीम की इंप्लीमेंटेशन की बात है, आयुष्मान भारत में अगर अपना ऑपरेशन करवाना है तो वो होगा, और वो ये प्रॉपर ये जो परमानेंट चीजें हो रही हैं ये इन्हीं सिविल सर्वेंट्स की प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, प्रॉपर इंप्लीमेंटिंग चैनल्स के थ्रू हो रही है। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, यही लोग हैं जो ये स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करा के, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करके, सारी चीजें करके, दे आर अ ड्राइवर्स टुवर्ड्स डेवलपमेंट, लैंड रिफॉर्म, लिटरेसी, हेल्थ एंड सोशल जस्टिस प्रोग्राम्स, फंक्शन एज एन एजेंट ऑफ प्लान चेंज। ठीक है। Delegated legislation and costly judicial works. They frames rule within statute and decides revenue, licensing and regulatory disputes. Guiding values. सबसे पहले political neutrality, मतलब by serves an unelected government, loyalty without party basis bias. ठीक है, कोई भी पार्टी आए वो अपना काम पूरी निष्ठा से करेंगे। Anonymity, ठीक है, उनका खुद का नाम कहीं पे भी नहीं आएगा। दे एक्ट्स इन द मिनिस्टर्स नेम। परमानेंस एंड टेन्योर सिक्योरिटी, टेन्योर है, करियर सिक्योरेटेड है, सॉरी इंसुलेटेड है फ्रॉम द आर्बिट्ररी रिमूवल अंडर आर्टिकल 311। इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, सारे सिटीजन्स उनके लिए इक्वल हैं। एविडेंस शो करता है कि किसी एक के फेवर में कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। इंटेग्रिटी एंड मेरिट, रिक्रूटेड बाय ओपन कंपटीशन, रिवॉर्ड्स फ्रॉम द कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट टू पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, पर्सनल कमिटमेंट के ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कमिटमेंट ज्यादा है। ठीक है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वर्सेस परमानेंट एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस है? तो पहले पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव देखते हैं, कौन है? मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इलेक्टेड लोग हैं बट टेम्परेरी है, आज है कल नहीं है, पोल्स के बाद। इनका गोल सेट है, पॉलिसी एंड प्रायोरिटीज। आंसरेबल टू ओनली लेजिस्लेचर एंड वोटर्स, जनरलिस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड टेक्स पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। परमानेंट एग्जीक्यूटिव हमारे सिविल सर्वेंट्स की बात करें तो दे आर अपॉइंटेड ऑन मेरिट, टेन्योर एंड दे आर कंटिन्यूअस।
obviously till retirement, advises on and implements the policy, answerable to the ministers and the rulers, experts with the domain and field knowledge, ये सबसे important चीज है, and provides continuity and neutrality machinery. कुछ challenges हैं हमारे, सबसे पहले है तो politicization, रिमूव नहीं कर सकते लेकिन ट्रांसफर तो आर्बिट्रेरी हो सकती है, कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग आ सकती है, प्रेशर इरोड कर सकता है न्यूट्रलिटी को और रिवॉर्ड्स के लिए, ठीक है. रेड टेपिज्म एंड रूल ऑब्सेशन बहुत ही है, एक्सेसिव प्रोसीजर है, रिस्क एवर्जन है, ठीक है, और सिटीजन्स के सेटिस्फैक्शन तक पहुंचने के लिए बहुत काम करना पड़ता है. जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट, ठीक है. अभी भी डोमिनेंट जर्नलिस्ट का है कि जिसके पास एक जनरल नॉलेज है, लेकिन एक स्पेशलिस्ट पर्सन, एक स्पेशलिस्ट सिविल सर्वेंट की जिसकी टेक्निकल में डेप्थ है, सारी चीजें में वो स्पेशलाइज्ड है, वैसा बंदा हमारे पास, मतलब वैसे कॉम्प्लेक्स स्टेट को सॉल्व करने के लिए हमें अभी भी और काम करने की जरूरत है. अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट, ठीक है, डिफ्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वीक परफॉर्मेंस मेजर वीकन आउटकम्स. सेकेंड एआरसी ने अपना रिपोर्ट रिफर्बिशिंग ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में कहा है कि भाई फिक्स टेन्योर लाइए, परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल लाइए, डोमेन कंपिटेंस लाइए एंड एक सिविल सर्विस अथॉरिटी का गठन कीजिए. मिशन कर्मयोगी 2020 इन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क लेके आए हैं जो शिफ्ट करता है फ्रॉम रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड कंपिटेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, और स्पीपा भी गुजरात में वही काम कर रही है. 2020 में जीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, इट विल बी योर बाउंडन ड्यूटी टू ट्रीट द कॉमन मैन इंडिया एज योर ओन, इवैल्यूएट द स्टेटमेंट ऑफ सरदार पटेल टू द फर्स्ट बैच ऑफ आईएएस ऑफिसर्स इन द प्रेजेंट डे एडमिनिस्ट्रेटिव कंटेक्स्ट. तो वही सारी वैल्यू, इंटेग्रिटी, उन्हीं सारी चीजों की इस क्वेश्चन में भी बात करना है. लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विसेज काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहता है, ठीक है. 30 साल तक सर्विसेज आप दे रहे हो, इवेंचुअली सेक्रेटरी लेवल पे लेटरल एंट्री के थ्रू कोई थर्ड पर्सन एंट्री कर रहा है, तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स को इससे दिक्कत है. तो लेटरल एंट्री चीज क्या है? इंडक्शन ऑफ प्रोफेशनल्स from outside the traditional civil services into mid-level and senior level government posts like joint secretary, director, deputy secretary, ठीक है. बट ये कौन से लोग हैं? प्रोफेशनल्स को हम एंट्री दे रहे हैं, ठीक है. फाइनेंस सेक्रेटरी के पोस्ट है, या कहीं पे फॉरेन सेक्रेटरी का डेप्यूटेशन है, या एजुकेशनल में कहीं पे किसी की जरूरत है तो कोई एजुकेशनल एक्सपर्ट को सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना के एंट्री दे दी. रिक्रूटमेंट कम फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिया, पीएसयूज, स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 3 to 5 years. अब ये जो प्रैक्टिस है हमारी मेरिट सिस्टम प्रैक्टिस के अगेंस्ट है, अगेंस्ट तो नहीं है, कॉन्ट्रडिक्टरी है. यूपीएससी कंडक्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टू बिल्ड एन इंडिपेंडेंट एंड पॉलिटिकली न्यूट्रल सिविल सर्विस. लेटरल एंट्री की सबसे पहले वैकेंसी फिल होती है 2018 में ऑन द जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट. सब्सिक्वेंटली डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, सेक्रेटरी पोजीशन वर आल्सो ओपन, ठीक है. ना अपॉइंट कोई आम आदमी नहीं कर रहा है, प्रॉपर अपॉइंटमेंट कमिटी है ऑफ द कैबिनेट जो ये इन रैंकिंग ऑफिसर्स को भी थ्रू लेटरल एंट्री जो है अपॉइंट करती है. तो अभी तक अगर हम बात करें तो हमने टोटल 60 अपॉइंटमेंट्स की है थ्रू लेटरल एंट्री. बहुत सारी कमिटीज ने इन चीज का रिकमेंडेशन किया है. सबसे पहले सुरेंद्र नाथ कमेटी 2003, इन्होंने रेकमेंड किया था ऑफ इंडक्शन ऑफ पर्सनल एट मिडिल एंड सीनियर मैनेजमेंट लेवल्स इन द गवर्नमेंट सेंट्रल सेक्रेटरीट. पीसी होता कमेटी ने भी ये रिकमेंडेशन दिया था लेटरल एंट्री का, अलोंग साइड रिफॉर्म्स फॉर सिटीजन फ्रेंडलीनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एप्टीट्यूड बेस्ड सिलेक्शन. सेकेंड एआरसी under Virappa Moli 2008 recommended structured lateral entry to bring domain expertise into the central secretariat. और नीति आयोग ने 3 साल के एक्शन एजेंडा में भी लेटरल एंट्री को एंडोर्स किया है. सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीट ऑन गवर्नेंस reiterated the need for lateral entry
इंडक्शन एट अ मिडिल एंड सीनियर मैनेजमेंट लेवल्स। तो अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहले डोमेन एक्सपर्टीज एंड स्पेशलाइज्ड स्किल्स जो जनरल कैडर में अवेलेबल नहीं है वो हमें मिलेगी। अब एक आईएएस है जिन्होंने पूरे टाइम ग्राउंड लेवल पे काम किया है लेकिन टैक्सेशन से रिलेटेड शायद उनको इतनी नॉलेज नहीं है या इतना एक्सपीरियंस नहीं है या इतनी एक्सपर्टीज उन्होंने नहीं ली है, तो हम उन्हें टैक्सेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी में नहीं बल्कि कोई ऐसा बंदा जो सीए है, प्रोबेबली उसने अपनी आधी उम्र सिर्फ इसी में की लगा दी है, तो उसे हम यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। तो हमें एक एक्सपर्ट व्यक्ति मिलेगा एट सेक्रेटरी लेवल। इन्फ्यूज फ्रेश पर्सपेक्टिव्स, इनोवेशन आएंगे, प्राइवेट सेक्टर में एफिशिएंसी वैल्यूज और डेवलप होगी। एड्रेसेस ऑफिसर शॉर्टेजेस इन स्पेशलाइज्ड मिनिस्ट्रीज, promotes a result oriented and performance driven culture, allow PSUs and academic experts to contribute to policy formulation। आर्ग्यूमेंट्स की हम बात करें तो भाई SC ST OBC रिजर्वेशन इसमें नहीं है तो लोगों का वो भी कंसर्न है। कल्चरल मिसअलाइनमेंट विद हायरार्किकल प्रोसेस ड्रिवन ब्यूरोक्रेटिक कल्चर, कैरियर ब्यूरोक्रेट्स व्यू लेटरल एंट्रेंस एज अ थ्रेट टू देयर प्रोग्रेस, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसका कंटिन्यूटी नहीं है तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में इशू है। पोटेंशियल कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल्स एंटर रेगुलेशन। अकाउंटेबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, तो अकाउंटेबिलिटी गैप रहेगी क्योंकि इनका शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, तो नो क्लियर परफॉर्मेंस अप्रेजल चेन कंपेयर टू द करियर ब्यूरोक्रेट्स। रिजर्वेशन डिबेट, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है तो 16 क्लॉज 4 और 335 के अगेंस्ट ये चीज जाती है। 2022 में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ लेटरल एंट्री इनटू इंडियन सिविल सर्विसेज पे सीधा क्वेश्चन कहा था और 2019 में क्वेश्चन आया था, आइडिया ऑफ लेटरल एंट्री इनटू सिविल सर्विसेज वुड एनर्जाइज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस विद अप्रोप्रिएट एग्जांपल। तो ये चीज क्या कहती है कि जीपीएससी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस रिपीट करती है, ठीक है। ऐसा एक पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है। लास्ट टॉपिक सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स। भाई लेटरल एंट्री है, आप बोल रहे हो ये नहीं है वो नहीं है हमारे पास, ठीक है, ये गलत है, तो हम लेटरल एंट्री जब नहीं चाहे तो सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स लाना फिर जरूरी हो जाता है। तो देखो इंडियन सिविल सर्विसेज जो है कॉलोनियल से इवॉल्व हुई है, कॉलोनियल एरा से इवॉल्व है, रूल बाउंड मॉडल है टुवर्ड्स अ डेमोक्रेटिक पीपल सेंट्रिक सिस्टम। की रिफॉर्म्स इंक्लूड्स ग्लोबलाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन डिमांडिंग स्पेशलाइज्ड स्किल्स, but obvious है, transition from a generalist to specialized governance, rising workloads due to vacancies, politicization and short tenure threatening neutrality, and the need for transparency, integrity and citizen-centric delivery। रिसेंटली जो इश्यूज है उन्हीं में हमें बेसिकली रिफॉर्म्स की जरूरत है। सरदार पटेल जी ने स्ट्रॉन्ग सिविल सर्विसेज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को व्यू किया था, ठीक है। लॉर्ड मैकॉले ने कहा था कि इंडिया की जो सिविल सर्विसेज है ना वो इंडियन है, ना सिविल है, ना उसमें सर्विसेज है, ठीक है। तो इसी चीज को, इन्हीं मिथ को हम साइड करने के लिए रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, ठीक है। हमारी जो सिविल सर्विसेज है वो रूल बाउंड से इनोवेशन ड्रिवन में हमको लेके जाना है, फ्रॉम जनरलिस्ट टू स्पेशलिस्ट, फ्रॉम एलिटिस्ट टू इंक्लूसिव एंड सिटीजन फ्रेंडली। तो लेटेस्ट इनिशिएटिव सरकार के सबसे पहले तो मिशन कर्मयोगी, जहां पे हम ब्यूरोक्रेट्स को रूल टू रोल बेस्ड माइंडसेट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। डेमोक्रेटाइजिंग लर्निंग फ्रॉम ग्रुप ए टू ग्रुप सी स्टाफ एंड एनहांसिंग द सेवा भाव, दैट इज द सिटीजन सेंट्रिसिटी, ठीक है। हमने आई कोड कर्मयोगी प्लेटफॉर्म भी लेकर आए हैं जिसमें 4342 कोर्सेज हैं इन 23 डिफरेंट लैंग्वेजेस और 7.26 करोड़ कोर्स कंप्लीशंस हुए हैं अभी तक। आई कोड कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आंध्र प्रदेश पहला स्टेट है जहां पे कोर्स रजिस्ट्रेशन हुए हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन लेकर आए हैं which harmonizes training standards across central training institution and prepares the annual plan। FRAC framework है
जहां पे सारे जितने भी गवर्नमेंट पोस्ट हैं उनकी क्या रोल्स हैं, क्या एक्टिविटीज हैं, क्या क्या कॉम्पिटेंसीज हैं, वो सब कुछ बताया गया है। और यूपीएससी की जो रीसेंट कैडर पॉलिसी है जहां पे काफी सारे चेंजेस हुए हैं, ज्योग्राफिकल जोन्स में चेंजेस हुए हैं, ठीक है, वो एक अलग सिस्टम है। परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है कि अगर कोई कैंडिडेट है, कोई सिविल सर्वेंट है जो अच्छा काम कर रहा है, तो उसका परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल होना चाहिए। सिविल सर्विसेज बोर्ड का गठन टू रेगुलेट पोस्टिंग एंड इंसुलेट ऑफिसर्स फ्रॉम अनड्यू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, और लबासना और सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस आर द की कैपेसिटी नोट्स। एथिक्स एंड इंटेग्रिटी, तो एथिकल कंडक्ट, ट्रांसपेरेंसी, डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द करप्शन, इसको प्रमोट करना है। होता कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है उसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। पीरियोडिक रिव्यू ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न्स इंश्योर्स सिलेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट सर्विस ओरिएंटेड कैंडिडेट्स। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म्स में भी। सबसे पहला तो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, और ये पॉलिटिकल इंटरफियरेंस की वजह से होते फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स। सेंट्रलिस्ट कैडर लैक स्पेशलाइजेशन फॉर कॉम्प्लेक्स पॉलिसी डोमेन्स, हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। वैकेंसी ड्रिवन ओवरलोड्स द स्लो सर्विस डिलीवरी, ठीक है, वैकेंसीज अभी भी फिलअप नहीं हो रही है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो फिल्ड अप है, तो उसकी वजह से जो ऑलरेडी सिविल सर्वेंट्स है उन पे बर्डन ज्यादा है। ब्यूरोक्रेट इनर्शिया एंड रेजिस्टेंस टू चेंज द डिले रिफॉर्म्स एंड पोस्ट रिटायरमेंट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट एंड लैक ऑफ एथिक्स एनफोर्समेंट। रिटायरमेंट के बाद आपको इस कमेटी का मेंबर बना दिया जाएगा, आपको एमपी बना दिया जाएगा, आपको सेक्रेटरी या आपको मिनिस्टर मिल जाएगी, तो वो एक खतरा, नया खतरा दिख रहा है। वे फॉरवर्ड सेकंड एआरसी, रिस्ट्रक्चर द सर्विसेज, इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। होता कमेटी कहती है कि सिटीजन फ्रेंडली सर्विसेज लेके आइए, एप्टीट्यूड बेस्ड रिक्रूटमेंट कीजिए और डोमेन कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए। नीति आयोग कहती है कि 360 डिग्री अप्रेजल होना चाहिए, मैरिट लिंक्ड प्रमोशन होना चाहिए, डिजिटल गवर्नेंस और जेंडर सेंसिटाइजेशन पे फोकस कीजिए। लेटरल एंट्री फॉर डोमेन एक्सपर्ट्स विल फिल द वैकेंसीज अर्जेंटली एंड कंपैटिटिव फेडरलिज्म का अप्रोच लेकर आइए, इनोवेशन कल्चर लेकर आइए, टैक्स सेवी ब्यूरोक्रेट्स क्रिएट कीजिए और पीपल सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन कीजिए। यूपीएससी 2017-18 में क्वेश्चंस पूछती है। देखो इंपॉर्टेंट, बहुत ही कोर गवर्नेंस का ये टॉपिक है, ठीक है, सिविल सर्विसेज एंड रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड XYZ, तो ये कभी भी पूछा जा सकता है, इसके लिए कोई करंट अफेयर का होना जरूरी नहीं है। Indian civil services India were designed to achieve the goals of neutrality and effectiveness, which seems to be lacked in the present context. Do you agree that drastic reforms are required in civil services? Comment. Neutrality क्या है, effectiveness क्या है, क्या आज के कंटेक्स्ट में आपको लगता है कि नहीं है, और कौन से रिफॉर्म्स की जरूरत है सिविल सर्विसेज में। Institutional quality is a crucial driver of economic performance. In this context, suggest reforms in civil services for strengthening democracy. Institutional quality is a crucial driver for economic performance. तो institutions में civil services का क्या रोल है, civil servants का क्या रोल है, और वो economic performance में important रोल प्ले करते हैं, क्रूशियल ड्राइवर है, तो उसको पहले एक्सप्लेन कीजिए और फिर सिविल सर्विसेज में क्या रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी, उस पे डिस्कशन कीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू वांट एनी अदर टॉपिक टू बी डिस्कस अंडर द OTP और इन मोर डिटेल, प्लीज कमेंट इन द सेक्शन। और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा, प्लस अकेडमी की जो वेबसाइट है उसके फ्री रिसोर्सेज वाले सेक्शन में भी आपको ये अवेलेबल है। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।